हाय हेलो एवरीवन। सो वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री से एक नए प्लेयर पे डिस्कशन करेंगे आज हम। बाजार स्टाइल, स्टाइल बाजार, बाजार स्टाइल करके इनका नाम है। आई थिंक बाजार स्टाइल कंपनी का नाम है और जो इनके स्टोर्स हैं वो स्टाइल बाजार के नाम से हैं, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन किया हुआ है इन्होंने। सो इनका लास्ट क्वार्टर ही आईपीओ आया है, तो इनका सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझेंगे, Q2 का रिजल्ट देखेंगे, देन कॉन कॉल डिस्कस करेंगे जिससे हमको इस बिजनेस का एंड इसके स्टॉक स्टॉक का आगे का स्कोप समझ में आएगा। तो बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो ये जो बाजार स्टाइल कंपनी है, इनकी जो मैनेजमेंट है, जो प्रोमोटर है, उनको काफी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस गारमेंट इंडस्ट्री का, एपरल इंडस्ट्री का। एंड इनका मैनेजमेंट का कहना है कि इसी एक्सपीरियंस की वजह से हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया 2013 2014 के अराउंड। देन काफी मार्की इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, जिसमें जिनमें से एक राकेश झुनझुनवाला जी भी हैं। तो प्री आईपीओ के टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, मतलब आईपीओ से पहले ही उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। देन इस कंपनी का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट रहा है पिछले 5-6 सालों में। काफी अच्छे पेस पे इन्होंने एक्सपैंड किया है अपने अपने स्टोर्स को। ये ईस्टर्न रीजन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब बंगाल में, आसाम में, बिहार में, ये 3-4 इस कंपनी के मेन स्टेट्स हैं जहां पे इस कंपनी की प्रेजेंस है। और ये क्लस्टर बेस एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। क्लस्टर बेस एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे आप देखते हो V2 रिटेल या और जो बाकी रिटेलर्स हैं, उनका मॉडल क्या होता है कि आप एक स्टेट में गए, वहां पे आपने 2-3 स्टोर्स ओपन करे और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेट के ऊपर फोकस करते हो। मतलब उनका टारगेट ये है कि पहले हमको विड्थ बढ़ानी है, देन उसके बाद हमको डेप्थ के ऊपर फोकस करना है। लेकिन क्लस्टर बेस एक्सपेंशन के अंदर जैसे बाजार स्टाइल क्या करता है कि एक टाइम पे एक स्टेट को उन्होंने चूज करा, देन उसके बाद उस स्टेट में जितनी भी सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे हर एक जगह पे इन्होंने अपने मल्टीपल स्टोर्स ओपन करे। सो उससे क्या होता है कि इनका मैनेजमेंट का कहना है कि 2-3 साल के अंदर इस स्ट्रेटेजी से हम एक पर्टिकुलर मार्केट को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वहां की लोकेलिटी क्या है, वहां का जो सीजनैलिटी है वो किस तरीके से वर्क करता है, कौन से मार्केट्स है जहां पे सबसे ज्यादा फुटफॉल रहता है, किस टाइम पे सबसे ज्यादा फुटफॉल रहता है, किस सीजन में वहां पे सबसे ज्यादा सेल्स हो सकता है। प्लस वहां के जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो सबसे एक बड़ा चैलेंज या एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बिजनेसेस के लिए क्या होती है कि हर एक स्टेट का अपना लोकल लेवल पे कोई ना कोई एक फेस्टिवल होता है, और हर फेस्टिवल का हर एक स्टेट में अपना ही एक एक इंपॉर्टेंस होता है। जैसे अगर आप नवरात्रि का एग्जांपल देखोगे तो नवरात्रि पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, बट ऑफ कोर्स अगर आप बंगाल की बात करोगे तो उनके लिए ये सबसे बड़ा ओकेशन होता है। आई थिंक दिवाली से भी बड़े लेवल पे वहां पे नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इससे इस कंपनी को, मैनेजमेंट का क्या कहना है कि इससे हमको एडवांटेज क्या आता है कि जब हम 2-3-4 साल एक ही लोकेलिटी में, एक ही ज्योग्राफी में जब स्पेंड करते हैं, तो वहां के जितनी भी ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये इनको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टोर्स के अंदर हमको कैसा असॉर्टमेंट रखना है, कैसा डिजाइन रखना है, किस सीजन के लिए, उसको हम बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। तो इसको आप बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो ज्वेलरी इंडस्ट्री में, जो हमने पीएन गाडगिल को डिस्कस किया था, उनके पास भी आप देखोगे तो एक ये कोर एडवांटेज है। वो कंपनी भी 100-150 साल से महाराष्ट्र के अंदर ही रही है। एंड जब हम पीएन गाडगिल को कंपेयर करते हैं तनिष्क जैसे प्लेयर के साथ में भी, तो भी पीएन गाडगिल का जो रेवेन्यू पर स्टोर है या रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट है, ये सारे मैट्रिक्स पीएन गाडगिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स आप इतना टाइम स्पेंड करते हो तो आपके पास एक ये सारा एक्सपीरियंस आ जाता है, जो नया प्लेयर है उसको ये सारा कुछ समझने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो करती है। सो अब इनका हम बिजनेस मॉडल थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या क्या कंपनी का मॉडल है, प्लस साथ में कंपनी का Q2 का रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। तो टोटल स्टोर्स अगर आप देखोगे बाजार स्टाइल के, आज के टाइम पे 184 टोटल स्टोर्स है कंपनी के। ये Q2 का डेटा है सितंबर तक का। और इसमें स्टोर एक्सपेंशन कितने रेट से बढ़ रहा है, 28% से कंपनी अपने स्टोर्स को बढ़ा रही है। देन उसके बाद में अगर आप इनका एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू देखोगे तो 997, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज के आसपास इनका एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, या फिर आप इसको एवरेज बिल वैल्यू भी बोल सकते हो कंपनी का। देन इनका एवरेज स्टोर साइज अगर आप देखोगे तो ये लास्ट ईयर से कम हुआ है। इसका एक रीजन ये भी है कि कंपनी इतने हाई पेस पे स्टोर एक्सपेंशन कर रही है, और टियर 2, टियर 3, टियर 4 मार्केट्स के अंदर कंपनी ज्यादातर स्टोर्स अपने ओपन कर रही है। तो इंक्रीमेंटल जितने भी ये स्टोर्स ओपन कर रहे हैं उसका साइज थोड़ा सा छोटा है पुराने वाले स्टोर्स के कंपैरिजन में, इसलिए हमको दिख रहा है स्टोर का साइज जो है वो YoY लेवल पे थोड़ा सा कम हुआ है। देन इनका अगर आप सेल्स मिक्स देखोगे तो कंपनी का 87% जो सेल्स है वो अप्रैल से आता है, और बाकी का जो 13% सेल्स है वो इनका जनरल मर्चेंडाइज से आता है। जनरल मर्चेंडाइज में कंपनी क्या क्या बेचती है, जैसे आपके प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स आ गए, आपका लगेज आ गया, बैग आ गया, कुछ एसेसरीज आ गई। सो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी जनरल मर्चेंडाइज के अंदर सेल करती है। एपरल्स में कंपनी मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, ये सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को सेल करती है।
अब एक चीज पे अगर आप फोकस करोगे इस सेल्स मिक्स के अंदर, तो कंपनी का जो अप्रैल कैटेगरी का जो सेल्स है वो वाई वाई लेवल पे 75% पे ग्रो हुआ है। प्लस इन्होंने ये हाईलाइट भी किया हुआ है कि अप्रैल कैटेगरी का जो रेवेन्यू शेयर है वो पिछले साल 82% था, इस साल बढ़कर के 87% हो गया। मतलब मैनेजमेंट एक तरीके से हाईलाइट कर रहा है कि हमारा भी कोर फोकस किस चीज के ऊपर है, अप्रैल वाली कैटेगरी के ऊपर है। इसका कंट्रीब्यूशन ही हमारा जो है आगे चल के वो ज्यादा रहेगा, मेन इसी का कंट्रीब्यूशन आएगा। अप्रैल में अगर आप देखोगे तो इनका मेन कैटेगरी से सबसे ज्यादा सेल आता है 41% के आसपास। देन वुमेन कैटेगरी 31% कंट्रीब्यूट करता है, और जो किड्स की कैटेगरी है वो 27% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। V2 रिटेल से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो उनका भी जो अप्रैल कैटेगरी का सेल्स मिक्स है वो लगभग ऐसा ही है, मेन से सबसे ज्यादा सेल आता है, फिर उसके बाद वुमेन, एंड देन आपका किड्स। तो ये इनका पूरा सेल्स मिक्स का ब्यूरो है। देन प्राइवेट लेबल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो बाजार स्टाइल है 45% सेल्स इनका प्राइवेट लेबल कंट्रीब्यूशन प्राइवेट लेबल से आता है, और इसमें भी आप ग्रोथ देखोगे तो 90% की ग्रोथ रही है वाई लेवल पे। प्राइवेट लेबल जो V2 रिटेल का हमने डिस्कस किया था, तो उस कंपनी के लिए लगभग 80% जो सेल है वो प्राइवेट लेवल से आता है। प्राइवेट लेवल क्या हुआ, जो कंपनी के खुद के इन हाउस ब्रांड है, मतलब जो आपकी खुद की डिजाइनिंग टीम है वो सारा डिजाइन वगैरह करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर्स आप आउटसोर्स करते हो, आपके वेंडर्स होते हैं और वो आपके लिए वो पूरा डिजाइनिंग वगैरह बना करके देते हैं, लेकिन वो आपके खुद के इन हाउस ब्रांड्स हैं। मतलब आप किसी और का माल नहीं बेच रहे हो, आप अपने खुद के ब्रांड्स का माल बेच रहे हो। तो इस कंपनी के भी काफी सारे ब्रांड्स हैं, उनमें से एक ब्रांड है स्क्वायर अप। तो बाजार स्टाइल का जो स्क्वायर अप ब्रांड है उसका टोटल वैल्यू अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो लगभग 112 करोड़ के आसपास है। यानी कि FY24 के बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी का 12% सेल जो है ऑलमोस्ट वो सिर्फ एक ही ब्रांड से आता है, जो कि इनका स्क्वायर अप करके ब्रांड है। इसके अलावा और भी 4-5 ब्रांड्स हैं कंपनी के, कुछ किड्स स्पेसिफिक है, कुछ वुमेन स्पेसिफिक है, कुछ एथनिक स्पेसिफिक है। सो इस तरीके के इन्होंने 4-5 ब्रांड्स बनाए हैं। एंड प्राइवेट लेबल आपका एक जरूरी भी हो जाता है रिटेल मॉडल के अंदर, बिकॉज अगर आपको ब्रांड बनाना है, अगर आपको एक एक नाम बनाना है मार्केट में जिसके बेसिस पे कस्टमर आपसे अटैच हो, कस्टमर आपके साथ जुड़े, तो प्राइवेट लेबल आपके लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। इस कंपनी का 45% रेवेन्यू अभी प्राइवेट लेबल से आता है, V2 रिटेल का 80% आता है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट कह रही है कि आने वाले टाइम में हमारा 100% जो रेवेन्यू है वो प्राइवेट लेबल से आएगा। यानी थर्ड पार्टी कंपनीज का जो हम माल बेचते हैं उसको बिल्कुल बंद कर देंगे, सिर्फ अपना खुद के ब्रांड का माल बेचेंगे। इस मैनेजमेंट का भी फोकस हमको उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। देन ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो कंपनी का जो 88% या 87% जो सेल्स है वो इनके कोर मार्केट से आता है, और 12-13% जो सेल्स है वो इनका फोकस मार्केट से आता है। कोर मार्केट में कौन कौन से स्टेट है, तो आप देखोगे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, बिहार, ये 4 स्टेट्स हैं जो इस कंपनी के लिए कोर मार्केट है, जहां पे कंपनी ने काफी टाइम से स्टोर्स ओपन कर रखे हैं, मेच्योर स्टोर्स हैं और अच्छी ग्रोथ आ चुकी है, अच्छा मार्केट शेयर बन चुका है इनका वहां पे। फोकस स्टेट्स कौन से हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। सो ये सारे स्टेट्स इनके फोकस स्टेट है। वाई लेवल पे अगर आप देखोगे तो फोकस स्टेट से सेल्स का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। पिछले साल ये 11% कंट्रीब्यूट करता था, अब ये 13% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रेटेजी है कंपनी का। देन रिजल्ट अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 65% से ग्रो करा है, काफी अच्छी ग्रोथ आई है कंपनी की। इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट हाफ में भी देखोगे तो 41% की ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर कंपनी का। फिर अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें या इबिट्टा मार्जिन की बात करें, दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बट ऑफ कोर्स कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करा है, लगभग 9 करोड़ के आसपास का लॉस आया कंपनी का। सेम जैसे V2 रिटेल का भी लॉस आया था, इन्होंने भी लॉस रिपोर्ट करा है, लेकिन इनका भी अच्छा चीज क्या है, लॉस का नंबर कम हुआ है। पिछले साल लगभग 16 करोड़ के आसपास का लॉस इन्होंने रिपोर्ट करा था, इस साल जो लॉस है वो कम होकर के आपका 8-9 करोड़ के आसपास आया है। तो मतलब मोटा मोटा 50% से आपका लॉस कम हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। V2 रिटेल के रिजल्ट में भी हमने डिस्कस किया था, उनके लिए भी सबसे अच्छी चीज यही थी कि पिछले साल लॉस था उनका 6 करोड़, इस साल लॉस कम होकर के हो गया था 2 करोड़ के आसपास। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन मार्केट ने दोनों स्टॉक्स को पनिश किया। इनफैक्ट अगर आप ई पैक को भी इंक्लूड करोगे इसमें, तो ई पैक हो, V2 रिटेल हो या आपका बाजार स्टाइल हो, टॉप लाइन का ग्रोथ तीनों कंपनी का बहुत अच्छा आया, लेकिन मार्केट ने तीनों स्टॉक्स को ठीक ठाक पनिश किया इनके रिजल्ट के बाद में। बिकॉज
अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, अगर आप क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट करोगे तो ऑफ कोर्स मार्केट पहले ही आपको इतना रिवॉर्ड कर चुका है, तो इस वैल्यूएशन पे जरूर आपको हिट लगेगा आपके स्टॉक को थोड़ा बहुत। सो वो इन कंपनीज के साथ में देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स देख के हमको समझ में आता है कि बिजनेस एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमको फोकस करना है कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या गाइडेंस देता है आगे का, एंड ओवरऑल कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इसके स्टॉक से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड सेंटीमेंट बहुत अच्छा है मार्केट में, कंज्यूमर का फुटफॉल काफी अच्छा है, एंड पिछले कुछ क्वार्टर से डिमांड सेंटीमेंट और इम्प्रूव हुआ है हमारे लिए। देन कंपनी का कहना है कि Q2 में जो इतना अच्छा नंबर आया हमारा, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा है कि फेस्टिवल्स पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े से जल्दी हुए हैं इस बार। जैसे इस कंपनी के लिए अब आपको वो ये कि मॉडल समझना होगा, इसीलिए हमने मॉडल पहले डिस्कस किया। तो इस कंपनी का जो प्रेजेंस है सबसे ज्यादा वो कहाँ पे है, ईस्टर्न रीजन में, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो बंगाल में वी ऑल नो कि नवरात्रि जो है वो उनके लिए सबसे बड़ा ओकेशन होता है, दुर्गा पूजा सबसे बड़ा ओकेशन होता है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो जो दुर्गा पूजा था, जो नवरात्रे थे, वो आपके मिड अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे, 13 14 15 के आसपास स्टार्ट हुए थे। इस साल क्या हुआ है, 2-3 अक्टूबर से ये दुर्गा पूजा आपकी स्टार्ट हो गई है। तो ऑफ कोर्स दुर्गा पूजा के आसपास आपका क्या होता है, बाइंग होती है, लोग शॉपिंग करते हैं, सबसे ज्यादा उस ओकेशन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कंपनी कह रही है कि ऑलमोस्ट 10 डेज से जो दुर्गा पूजा है वो प्रीपोन हुई इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में। तो उसका भी एक हमको एडवांटेज मिला इस साल, और इसकी वजह से भी सेकंड क्वार्टर का ग्रोथ हमारा काफी अच्छा आया। देन कंपनी ने लगभग 22 न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं फर्स्ट हाफ के अंदर, मतलब Q1 प्लस Q2 को आप इंक्लूड करोगे तो 22 न्यू स्टोर्स इन्होंने ओपन करे अभी तक। एंड पहले इनका टारगेट था कि हम पूरे साल में 35 स्टोर्स ओपन करेंगे, अब इन्होंने उस गाइडेंस को इंक्रीज कर दिया है और मैनेजमेंट बोल रहा है कि 45 से 50 नए स्टोर्स हम ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। तो जो हमारा चेकलिस्ट होता है उसमें एक एक जो है बॉक्स हम टिक कर सकते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट ने क्या किया है, गाइडेंस को बढ़ाया है। अगर आप अपने एक्सपेंशन के गाइडेंस को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ज्यादा अच्छा डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर आपका ज्यादा फुटफॉल आएगा, ज्यादा डिमांड आएगा, तो क्या आएगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगा। तो पहला जो चेकलिस्ट का होता है हमारे बॉक्स में, वो टिक करती है कंपनी। एक्सपेंशन किया इन्होंने, गाइडेंस को बढ़ाया है। देन कंपनी कह रही है, जैसे इनके अगर आप एक्सपेंसेस वाला पार्ट देखोगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया इस क्वार्टर के अंदर। तो कंपनी कह रही है कि वो क्यों बढ़ा, बिकॉज जब भी हम रैपिड स्टोर एक्सपेंशन करते हैं, इस क्वार्टर में इन्होंने लगभग 18-20 नंबर ऑफ स्टोर्स ओपन करे हैं, तो आपको कॉस्ट जो है वो अपफ्रंट लेनी पड़ती है, बिकॉज बहुत सारे एरियाज में आपको मार्केटिंग करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं। तो ये सारी अपफ्रंट कॉस्ट है। मैनेजमेंट कह रही है इसकी वजह से हमारा थोड़ा मार्जिन वगैरह कंप्रेस हुआ है और हम प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसका बेनिफिट हमको आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा, बिकॉज अगेन ये भी क्लस्टर बेस एक्सपेंशन का एक बेनिफिट मिलता है बिजनेसेस को। क्लस्टर बेस एक्सपेंशन के अंदर फॉर एग्जांपल आप एक ही सिटी में 10-12 स्टोर ओपन करते हो ऑन एन एवरेज, तो 10-12 स्टोर में से आपने पहले 6-7 स्टोर्स ओपन कर रखे हैं, तो आपका एक ब्रांड बन जाता है, आपकी एक विजिबिलिटी बन जाती है उस सिटी के अंदर। अब आप जो नए स्टोर्स ओपन करोगे उसमें आपको सेम उतना ही खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केटिंग के ऊपर या एडवर्टीजमेंट के ऊपर, बिकॉज लोगों को पहले से अवेयरनेस है, लोगों को पहले से पता है कि स्टाइल बाजार करके एक ब्रांड है और उनमें इस प्राइसिंग रेंज के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आपको एक बेसिक सा एडवर्टीजमेंट स्पेंड करना रहेगा, तो आपका जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो कम हो जाता है। सो वही मैनेजमेंट भी बोल रही है कि ये जो क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमको यही मिलता है कि जो इंक्रीमेंटल स्टोर्स हम ओपन करेंगे उसमें कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी पुराने स्टोर्स के कंपैरिजन में। तो जो फर्स्ट हाफ में हमारा खर्चा आपने देखा है वो सेकंड हाफ में उतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं रहेगा, एंड प्रॉफिटेबल रहेगा हमारा सेकंड हाफ, ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहेगी और मार्जिन वगैरह भी अच्छे रहेंगे कंपनी के। देन कंपनी कह रही है कि एक और बड़ा हाईलाइट ये रहा है कि जो प्राइवेट लेबल जो हमारे ब्रांड्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा आया है, 45-49% के आसपास जो फर्स्ट हाफ में इनका सेल्स आया है वो प्राइवेट लेबल आया है, कंपनी के खुद से ब्रांड से आया है। देन कंपनी का कहना है कि आगे हमारा टारगेट यही है कि इसको और इंक्रीज किया जाए, सेकेंड हाफ में और अच्छे ग्रोथ नंबर्स को अचीव किया जाए। स्टोर काउंट अगर आप देखोगे तो 28% से बढ़ा है, 184 टोटल स्टोर है इनके। एक और अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखो स्टाइल बाजार और V2 रिटेल के कंपैरिजन में, तो V2 रिटेल के टोटल नंबर ऑफ स्टोर कितने हैं, 139 के आसपास, इस कंपनी के कितने हैं, 184 के आसपास। लेकिन V2 रिटेल का जो प्रेजेंस है वो लगभग 16-17 स्टेट्स यूटीज के अंदर है, इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो हार्डली 8 या 9 स्टेट्स के अंदर है। तो मतलब बिल्कुल डबल प्रेजेंस बढ़ाई है V2 रिटेल ने इसके कंपैरिजन में, लेकिन नंबर ऑफ स्टोर्स उसके कम है।
सो यही स्ट्रैटेजी होती है क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन, कि ये कंपनी 2-4 स्टेट्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करती है एक टाइम पे, देन वहां पे मार्केट शेयर गेन करने के बाद ये फर्दर एक्सपेंशन करते हैं। एक स्टोर इन्होंने क्लोज भी करा इस क्वार्टर में, बिकॉज वो लॉस मेकिंग था, ऑपरेशन लॉस हो रहा था उसमें, तो कंपनी ने उस स्टोर को क्लोज कर दिया है। ई कॉमर्स वाले डिवीजन के ऊपर अभी इनका इतना फोकस नहीं है। कंपनी कह रही है कि हम ओमनी चैनल मॉडल जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो रिटेल के अंडर ही बिल्ड कर रहे हैं। रिटेल के अंडर कैसे बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कस्टमर का फुटफॉल आ रहा है इनके रिटेल स्टोर के अंदर, वहां से सेल्स हो रहा है, ये तो एक प्राइमरी सेल्स हो गया। इसके साथ में कंपनी क्या कर रही है, डिलीवरी मॉडल भी अप्लाई कर रही है। मतलब कुछ जो नियर बाय के कस्टमर्स हैं वो उनके स्टोर के ऊपर ऑर्डर भी कर सकते हैं और कंपनी उनको घर पे जाके डिलीवर भी करती है। तो अब तक लगभग 6 महीने में 1 करोड़ के आसपास का सेल आया है कंपनी को उससे। सो मैनेजमेंट का कहना है कि ई कॉमर्स हमारे प्लान में है, लेकिन नियर फ्यूचर में नहीं है, बिकॉज उसके लिए पूरा प्लानिंग करना पड़ता है, पूरा आपको अलग से एक असॉर्टमेंट तैयार करना पड़ता है, तो वो बाद में हम करेंगे। अभी हमारा फोकस है कि रिटेल के साथ में ये जो डिलीवरी वाला मॉडल है इसको हम बिल्ड करें। देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे इनका Q2 में, सॉरी फर्स्ट हाफ में, तो लगभग 41% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है बाजार स्टाइल का। हमने V2 रिटेल को डिस्कस किया था, तो उसका अराउंड 34-36% के आसपास था। इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उससे भी बहुत अच्छा आया है। और पिछले साल अगर आप देखोगे इनका, तो थर्ड क्वार्टर में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लगभग 50% के आसपास था। अब पॉइंट ये आता है कि मैनेजमेंट ने बोला है कि सेकेंड हाफ में भी हम अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर का Q3 का बेस अगर आप देखोगे तो बहुत हाई है, 50% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। तो उस हाई बेस के ऊपर कंपनी कैसे इतना अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसका रीजन उन्होंने क्या दिया है कि पिछले साल जो आपने ग्रोथ देखा था, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो नंबर आपने देखा 50% का Q3 का, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि दुर्गा पूजा लेट था, मतलब दुर्गा पूजा मिड अक्टूबर में था, तो उसकी जो बाइंग वगैरह है वो ऑफकोर्स आपकी अक्टूबर से ही स्टार्ट होगी, यानी थर्ड क्वार्टर से ही स्टार्ट होगी। तो उसका एक बेस बन गया था सॉलिड, जिसकी वजह से हमने 50% का ग्रोथ रिपोर्ट करा था। प्लस हमने पिछले 1 साल के अंदर काफी सारे स्टोर्स ओपन करे हैं, तो उसका एक हमको एडवांटेज मिलेगा। इसके साथ में जो हमारी क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है, उससे क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे एरियाज में ब्रांड ऑलरेडी बन चुके हैं, हम 2-2 3-3 साल से वहां पे प्रेजेंट हैं, एंड वहां के लोकल कंज्यूमर जो हैं, लोकल कस्टमर्स जो हैं, वो बहुत फेमिलियर है हमारे ब्रांड के साथ में, तो उससे भी फुटफॉल बढ़ रहा है। प्लस एक और तीसरा चौथा जो भी आप बोल लो, एक और ग्रोथ लीवर क्या है कंपनी के लिए, इनका कहना है कि जो Tier 2 Tier 3 मार्केट है, वहां पे जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत फास्ट पेस पे शिफ्ट कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में, बिकॉज उन कस्टमर्स को भी फैशन चाहिए, फास्ट फैशन प्रोडक्ट्स चाहिए, और एक अच्छा ऑर्गेनाइज रिटेल वाला एक्सपीरियंस चाहिए, कि मतलब स्टोर के अंदर एयर कंडीशन लगा होना चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटी होती है, कि आपका ट्रायल रूम होना चाहिए, आपका एक्सचेंज का फैसिलिटी मिलना चाहिए कस्टमर्स को। तो ये सारी चीजें आपको अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में नहीं मिलती है, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में मिलती है। तो Tier 2 Tier 3 मार्केट के जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी ये सारी फैसिलिटीज चाहिए, लेकिन अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर। तो मैनेजमेंट वही कह रहा है कि हम इसीलिए हमारा 70-60% के आसपास जो स्टोर्स हैं वो हमने Tier 2 Tier 3 मार्केट के अंदर एक्सपैंड किए हुए हैं, ओपन किए हुए हैं, और वहां से हमको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारे मल्टीपल ग्रोथ लीवर्स हैं जिसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा सेकेंड हाफ भी इस साल काफी अच्छा रहेगा। देन कंपनी का कहना है लाइक टू लाइक ग्रोथ अगर आप देखो इनका, तो लगभग 21% के आसपास का लाइक टू लाइक, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है इनका। और इनका 72% जो रेवेन्यू है वो कंपनी का रिपीट कस्टमर से आ रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहा है। और 72% रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, कंपनी के पिछले साल जितने भी स्टोर्स थे उनमें जितना भी आप ग्रोथ देख रहे हो वो 72% जो है इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहा है, यानी रिपीट कस्टमर बार बार आ रहे हैं आपके आपके स्टोर के अंदर। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है कंपनी के लिए। देन इनका कहना है कि डिमांड में जो हम सुन रहे हैं काफी सारे कंज्यूमर कंपनी से, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स को देखा होगा, आदित्य विजन को देखा होगा, प्लस बेक्टर ने भी इस चीज को बोला कि कंज्यूमर डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन देख रहे हैं हम। तो इनका कहना है कि हमारे कस्टमर के लिए हम ऐसा कुछ भी फेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनके टारगेट कस्टमर कौन है, बॉटम ऑफ द पिरामिड। मतलब ये कंपनी उन कस्टमर्स को टारगेट करती है जिनका एनुअल इनकम 4.5 लाख से भी कम होता है। तो कंपनी कह रही है कि हम जिन कस्टमर्स को केटर करते हैं वहां पे हमको डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ये डिमांड का प्रॉब्लम आपको दिख रहा है मेनली मिडिल क्लास कस्टमर्स से, या फिर आपके जो थोड़े से प्रीमियम कैटेगरी के जो कस्टमर्स हैं उनमें डिमांड का थोड़ा थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। हम जिन कस्टमर को केटर करते हैं वहां पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है, सो इसलिए हम ग्रोथ को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट है।
देन कंपनी का कहना है कि इस क्वार्टर में इनका ग्रॉस मार्जिन 1% से इंक्रीज हुआ है जरूर, अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे, लेकिन वही पॉइंट है कि स्टोर एक्सपेंशन थोड़ा सा ज्यादा रहा, तो इसलिए इनका खर्चा ओवरऑल बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं कर पाई। लेकिन मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंपनी का Q2 जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा, इसीलिए जब कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया तो हमने स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखा। देन कंपनी कह रही है कि इस बार सेकंड हाफ हमारा अच्छा प्रॉफिटेबल जाएगा। लास्ट ईयर भी कंपनी का जो H1 था, फर्स्ट हाफ था, वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा था। Q2 में कंपनी ने लास्ट ईयर भी लॉस रिपोर्ट करा था। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि इस साल हम सेकंड हाफ के अंदर अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे, बिकॉज मल्टीपल लीवर्स हैं, मार्जिन भी एक्सपैंड होगा हमारा। मार्जिन का गाइडेंस दिया है इन्होंने 14 से 15% का, और ये सस्टेनेबल है। कंपनी क्या कह रही है कि 14 से 15% का EBITDA मार्जिन हम सस्टेन कर सकते हैं आगे चल के। देन Q3 का स्टार्ट कैसा हुआ है, तो कंपनी कह रही है कि दशहरा से स्टार्ट हुआ था, दुर्गा पूजा से स्टार्ट हुआ, फिर आपका दशहरा आया, फिर आपका दिवाली आया, फिर आपका छठ आया, जब तक ये पूरा रिजल्ट इन्होंने रिलीज किया था। तो कंपनी कह रही है कि सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक का जो डेटा है हमारे पास, उसमें बहुत रोबस्ट सेल्स हुई है, मोमेंटम काफी अच्छा है। एंड ओवरऑल आगे जब आपका विंटर सीजन स्टार्ट होगा, वेडिंग सीजन जो अभी चल रहा है, उसको लेकर के हम बहुत कॉन्फिडेंट है। तो यही हमको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सेकेंड हाफ भी हमारा काफी अच्छा जाएगा इस साल। देन कंपनी ने रेवेन्यू का भी गाइडेंस दिया है। तो रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी कह रही है कि हम 25% पे ग्रो करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। अब ये एक थोड़ा सा लगता है कि मैनेजमेंट ज्यादा ही कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रही है, बिकॉज फर्स्ट हाफ में आपकी ग्रोथ रही है 41%, लेकिन फुल ईयर बेसिस पे आप गाइडेंस दे रहे हो 25% की ग्रोथ का। जबकि वी ऑल नो, चाहे वो बाजार स्टाइल हो या आपका V2 रिटेल हो, इनका थर्ड क्वार्टर सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लेकिन स्टिल इनका जो 25% का ग्रोथ का गाइडेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव लगता है। मैनेजमेंट का कहना है कि प्रॉफिट का कैसा रहेगा, तो प्रॉफिट में कंपनी 2.5 से 3% का पैट मार्जिन एक्सपेक्ट कर रही है। यानी 25% का आपका रेवेन्यू ग्रोथ हो गया और 2.5 से 3% का पैट मार्जिन हो गया। तो अगर हम एस्टिमेट करें करंट लेवल से, तो कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू है FY25 के बेसिस पे, वो लगभग 1270 करोड़ के आसपास का आना चाहिए। एंड उस पर अगर आप 2.5-3% का पैट मार्जिन ऐड करोगे, तो इनका जो प्रॉफिट है वो 32-33 करोड़ के आसपास बन जाता है। अब हमने जो ये एस्टिमेट लगाया है, ये ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ का लगाया है रेवेन्यू टर्म्स में, बिकॉज आई फील कि आपने 41% ग्रोथ किया फर्स्ट हाफ में, और अगर आप फुल ईयर बेसिस पे 30% ग्रोथ भी नहीं करोगे तो थोड़ा सा खराब नंबर माना जाएगा ये, क्योंकि आपको स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिल गया और थर्ड क्वार्टर आपका काफी बेस्ट क्वार्टर रहता है। तो इस अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट ही ले रहे हैं वैसे, बट स्टिल 30% का ग्रोथ का नंबर हम लेके चल रहे हैं कंपनी के टॉप लाइन में। और वहां पे अगर आप इनका पैट मार्जिन देखोगे 2.5% का, तो इनका जो फुल ईयर का प्रॉफिट है वो 32 करोड़ के आसपास आता है। यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पैट में कंपनी का ऑलमोस्ट 40% के आसपास ग्रोथ आएगा प्रॉफिट के अंदर। तो डिसेंट नंबर कंपनी करने वाली है, एक्सपेक्टेशन है FY25 के अंदर। देन कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस है कि इस साल हम 45 से 50 स्टोर ओपन कर रहे हैं, लेकिन अगले 2 साल तक FY26 और FY27 इन दोनों फाइनेंशियल ईयर में हम 50 से 60 नए स्टोर्स ओपन करेंगे। तो आगे का एक्सपेंशन प्लान भी काफी सॉलिड है कंपनी का। ग्रॉस मार्जिन में ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब अभी इनका 32-33% का ग्रॉस मार्जिन है, कंपनी कह रही है कि ये 34-35% तक जा सकता है। सेल्स मिक्स अगर आप देखोगे इनका सीजनैलिटी के अकॉर्डिंग, तो कंपनी का 43 से 48% जो सेल्स है वो फर्स्ट हाफ में आता है, पहले 6 महीने के अंदर, और जो 52 से 55% सेल्स है वो इनका सेकंड हाफ के अंदर आता है। लेकिन आपको बाजार स्टाइल का मॉडल समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिर्फ नंबर देख करके आप जज कर लोगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है या खराब रहा है, जो कि बहुत गलत कंक्लूजन होगा। क्योंकि इनका जो वो दुर्गा पूजा वाला फेस्टिवल है वो बहुत क्रिटिकल है कंपनी के लिए, इनका मेजर प्रेजेंस ही बंगाल के अंदर है। तो अगर आप देखोगे जिस फाइनेंशियल ईयर में दुर्गा पूजा जो है सितंबर में आएगा, उस साल आप देखोगे कि कंपनी का फर्स्ट हाफ में जो सेल्स का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 48-49% तक चला जाएगा। लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि इस साल दुर्गा पूजा आपका थर्ड क्वार्टर में आया, यानी कि सेकेंड हाफ में आया, तो कंपनी का जो सेल्स का कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट हाफ में वो कम हो जाएगा, 48 की जगह 44, 43, 42 हो जाएगा। तो आप इसको सिंपली वाई लेवल से कंपेयर करके नंबर टर्म में नहीं बोल सकते कि पिछले साल तो आपका फर्स्ट हाफ में 48 आया था, इस साल आपका 45 आया, तो इसका मतलब इस साल आपका खराब परफॉर्मेंस रहा। ऐसा नहीं है, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो इस कंपनी के लिए मेन ओकेशन होता है दुर्गा पूजा का थर्ड क्वार्टर में, वो किस मंथ में फॉल करता है, और सितंबर में करता है या अक्टूबर में करता है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये पूरा इंटरप्रिटेशन करना है। तो वही पॉइंट होता है कि नंबर नहीं देखना है, स्टोरी पे ऊपर फोकस करना है हमको मेनली। सो इस तरीके का इनका सेल्स मिक्स है। देन
कंपनी का कहना है कि जनरली इनका अगर आप कॉस्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो रेंट कॉस्ट जो है वो इनका एक फिक्स कॉस्ट होता है। इसके अलावा चाहे एम्प्लॉय कॉस्ट हो या और भी जो एडमिन कॉस्ट होते हैं वो सब वेरिएबल होते हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस इनकी मैनेजमेंट ने भी लगभग 10% का दिया है। वी2 रिटेल की जो मैनेजमेंट है वो भी 10% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ गाइडेंस देती है। सेम गाइडेंस इन्होंने भी दिया है। देन कंपनी का अगर आप एमआरपी वाइज सेल्स देखोगे यानी कि फुल प्राइस पे आपको कितना बिजनेस आया, तो 88% जो सेल्स आया है बाजार स्टाइल को वो एमआरपी के ऊपर आया है। वी2 रिटेल के लिए ये नंबर 91% के आसपास था। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इस पैरामीटर पे अगर हम कंपेयर करें। देन उसके बाद में आपका पॉइंट आता है कि वही जो हमने भी डिस्कस किया कि आप स्टोर एक्सपेंशन काफी सॉलिड करने वाले हो। इस साल भी 45 से 50 स्टोर ऐड कर रहे हो। फर्स्ट हाफ में आपका 41% का रेवेन्यू ग्रोथ आया, लेकिन स्टिल आप फुल ईयर बेसिस पे सिर्फ 25% का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव लग रहा है। मैनेजमेंट इसका क्या रिवर्ट कर रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि जो हम नए स्टोर्स ऐड कर रहे हैं ये फुल ईयर बेसिस पे रेवेन्यू इस साल नहीं देने वाले। फुल ईयर बेसिस पे जो रेवेन्यू आएगा वो इनसे अगले साल आएगा। तो इसलिए इस साल आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं। हमारा कोशिश जरूर रहेगा कि इस ग्रोथ गाइडेंस को हम आउट परफॉर्म करें, लेकिन अभी के लिए हमारा गाइडेंस हम इसी को मेंटेन कर रहे हैं 25% का। Q3 के बाद हम थोड़े से बेटर पोजीशन में होंगे आपको ये बताने के लिए कि क्या गाइडेंस को रिवाइज करना है या स्टिल हमारा ये 25% का ग्रोथ का नंबर है। अभी के लिए हम बहुत कंफर्टेबल है कि 25% का ग्रोथ हम इजीली अचीव कर लेंगे फुल ईयर बेसिस पे। तो ये मैनेजमेंट का व्यू है। और पैट का तो इन्होंने गाइडेंस वही दिया है, 2.5% से लेकर के 3% का पैट का मार्जिन का गाइडेंस है कंपनी का। देन कंपनी ये भी कह रही है कि अगले 2 साल के अंदर इनका जो पैट मार्जिन है वो बढ़ेगा। अभी 2.5 से 3% है। कंपनी कह रही है अगले 2 साल के अंदर हम इसको 4 से 5% पे लेके जाएंगे, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होने का चांस है, क्योंकि आप स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हो 50 से 60 और आपका जो पैट मार्जिन है वो आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का चांस है कंपनी को। एंड उसकी एक जो लीवर हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट कह रहा है कि डेट बिल्कुल ये रीपे कर देंगे, आने वाले टाइम में डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। इनका आईपीओ का एक मेन पर्पस भी यही था कि कंपनी को जो डेट है उसको रीपे करना था। देन आगे अगर हम देखें तो मतलब ओवरऑल ग्रोथ को लेकर के इनका यही कहना है कि अगले कुछ सालों के लिए 25-26% की ग्रोथ को लेकर के हम कॉन्फिडेंट हैं। इस ग्रोथ को हम मेंटेन कर सकते हैं अगले कुछ सालों तक। इनका इन्वेंट्री अगर आप देखोगे, जो इनका इन्वेंट्री डेज है वो 60% ज्यादा है इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। अब ये नंबर देख करके हमको लगेगा कि ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट प्लेयर है कंपेयर टू वी2 रिटेल, या अगर आप इसको ट्रेंड वगैरह से कंपेयर करोगे। तो इसीलिए हम बात करते हैं बार बार कि सिर्फ हमको नंबर नहीं देखना है, पूरा हमको मॉडल समझना है। तो बाजार स्टाइल का जैसे हमने मॉडल डिस्कस किया कि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लेयर है, ईस्टर्न रीजन के अंदर इनका ज्यादा प्रेजेंस है। तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि अगर आप 31 मार्च के बेसिस पे हमारे इन्वेंट्री को कंपेयर करोगे तो जरूर आपको दिखेगा कि हमारा इन्वेंट्री डेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 60% ज्यादा है कंपेयर टू आर पीयर्स। लेकिन उसका एक रीजन ये है कि जिन एरिया में हमारी प्रेजेंस है, बंगाल में, आसाम में, सो इन दोनों स्टेट के अंदर अप्रैल में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। जैसे इस साल आपने देखा होगा अप्रैल में आपका ईद था, जो कि बंगाल में काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपका एक आसाम के अंदर एक फेस्टिवल होता है बिहू, वो भी अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस कंपनी कह रही है एक और फेस्टिवल होता है आपका चैत्रो करके फेस्टिवल होता है जो बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 3-4 फेस्टिवल्स होते हैं जो अप्रैल के फर्स्ट हाफ में सेलिब्रेट किए जाते हैं बंगाल में और आसाम में। तो उसके लिए कंपनी ने पहले से ही इन्वेंट्री प्रिपेयर करके रखी थी अपने लिए। और क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक तरीके से उनकी प्रेजेंस काफी वाइड है, वो आपके बंगाल में भी उनके कुछ स्टोर्स हैं, उनके मुंबई में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। सो उनका काफी सारे स्टेट्स के अंदर प्रेजेंस है। तो वो इस तरीके से प्लानिंग करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अकॉर्डिंग वो पूरा इन्वेंट्री प्लान कर रहे हैं। तो ओवरऑल लेवल पे आपको दिखेगा कि उनका इन्वेंट्री जो है वो कम है कंपेयर टू बाजार स्टाइल का इन्वेंट्री, जब आप इसको 31 मार्च से कंपेयर करोगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट कह रही है कि आपको मॉडल समझना होगा, क्योंकि हम उस स्पेसिफिक रीजन को केटर करते हैं तो हमको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है, एंड उसके लिए हम इन्वेंट्री ज्यादा लेते हैं। लेकिन उसका हमको बेनिफिट भी मिलता है, हमारा ग्रोथ का नंबर अच्छा आता है, हमारा फुटफॉल अच्छा आता है। सो उस तरीके से पूरा मॉडल इनका प्ले आउट करता है। देन एक और चीज जो लास्टली मैनेजमेंट कह रही है कि हमारे मॉडल को रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो वो भी ठीक डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, इंटरप्रिटेशन गलत आएगा। बिकॉज हमारे 70% के आसपास जो स्टोर्स हैं वो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज के अंदर है। और इन सिटीज में रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट जो है वो कम होता है, लेकिन जो इबिट्टा मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ओवरऑल आपकी जो कॉस्ट है, रेंटल कॉस्ट, वेजेस और सैलरी की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है कंपेयर टू मेट्रो सिटीज।
तो ये भी एक एस्पेक्ट इन्होंने शेयर किया है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था बाजार स्टाइल के ऊपर। ग्रोथ अगर आप देखोगे तो अच्छा है, कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा है। अब जो हमने वो एस्टिमेट किया था 32-33 करोड़ का पैट जो कंपनी कर सकती है FY25 के बेसिस पे, तो आप देखोगे कि जो इनका फॉरवर्ड पीई निकल करके आ रहा है स्टॉक का, वो अराउंड 72-73 के अराउंड निकल करके आ रहा है। अगर अगर हम इनके ग्रोथ को कैलकुलेट करें तो इसके कंपैरिजन में अगर हम V2 रिटेल को देखते हैं, तो अगर वो कंपनी 60-65 करोड़ का पैट डिलीवर कर देती है, तो उसका फॉरवर्ड पी जो है वो 65 से 70 के बीच में आता है। मतलब अगर मैं डील की पीई के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो डील दोनों अच्छी लगती है। बाजार स्टाइल भी अच्छा लगता है, आपका V2 रिटेल भी अच्छा लगता है। दोनों का करंट ग्रोथ 60% के आसपास है। लेकिन जब हम बात करते हैं आगे के गाइडेंस की, तो जो V2 रिटेल की जो मैनेजमेंट है उसकी गाइडेंस थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव है। उनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हम 30 से 40% के रेट पे ग्रो करना चाहते हैं आने वाले कुछ सालों के लिए। और उसके कंपैरिजन में बाजार स्टाइल को अगर हम देखें, तो इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव है, 25% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस है। प्लस आप एक दो फैक्टर अगर आप और ऐड करोगे, पर्सनली तो मेरा प्रेफरेंस थोड़ा सा V2 रिटेल को ज्यादा लगता है। बिकॉज उनका जैसे हमने बात करा पास्ट में, जिस तरीके से उन्होंने मॉडल को टर्न अराउंड किया है, और उसके बाद पिछले 2-3 साल में एक सॉलिड एक्सपेंशन प्लान में वो कंपनी चल रही है। रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का एस्पिरेशन है कि अभी 1000 लेके जाना है, 1000 से फिर 1200 लेकर के जाना है। सो ये कुछ चीजें जिसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा बेटर मुझे V2 रिटेल लगता है। बट ऑफ कोर्स डील दोनों में बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी दोनों में अच्छी है। अगर कंपनी इस ग्रोथ को मेंटेन रख पाती है, तो आप देखोगे 1-2 साल में एक अच्छा डिसेंट रिटर्न हम दोनों बिजनेसेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखेंगे थर्ड क्वार्टर में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस आता है दोनों बिजनेसेस का, और उसके बाद अकॉर्डिंगली कॉन कॉल वगैरह भी डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।